अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मैं इधर लोगों को मिन्नतें तरले कर रहा होता हूँ कि देखा करें, इधर लोग देखना ही छोड़ देते। पता नहीं, समझ नहीं आ रही, वीडियो नज़र नहीं आ रही, आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। खैर जो भी है, स्टोरी करते हैं जनाब। मैंने स्टोरियाँ कुछ और निकाली थी, काफ़ी सारी खबरें भी थी, इंटरेस्टिंग चीज़ें भी थी मेरे पास, लेकिन इतनी देर में डकी भाई का वीलॉग आ गया 6 बजे। 100 दिन बाद उस बेचारे ने एक वीलॉग किया। मैं बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जी मैंने कभी डक्की को वीलॉग नहीं देखा, मैं तो फैमिली यूट्यूबर्स को बुरा समझता हूँ, मुझे तो नफरत है। मैं डक्की को बड़े अरसे से फॉलो करता आ रहा हूँ और मैं गाहे बगाहे डक्की की वीडियोस देखता रहता हूँ। मैं उस टाइम से देख रहा हूँ जब डक्की के चंद सौ सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स होंगे, व्हेन ही वाज नॉट वेरी पॉपुलर। जब वो गेमिंग करता था, लोगों को गालियाँ निकालता था, बट आई थिंक ही वाज जेन्युइनली फनी। हिलेरियस आदमी है, हाजिर दिमाग है, मुझे बड़ा पसंद भी है। मैं उस तरीके का नहीं हूँ जो मैं कहूँ कि ये गलत है, ये सही है। मैं, हर बंदे की मर्जी होती है, हर बंदा देख सकता है। तो डक्की भाई पे थोड़ी बात करेंगे। इसलिए मैं उस दिन भी कह रहा था कि ये अवाम दुश्मन निज़ाम है। डक्की ने जो बातें की हैं वो देखिए। दूसरी तरफ एक 13 साल की बच्ची ने अपने आप को आग लगा ली। एक पुलिस का एहलकार उसकी इज्जत के साथ उसकी असमत दरी करता था और पेटी भाइयों ने, बेगैरतों ने उसको बचाया, कमज़ोर केस बनाया, वो बरी हो गया, जिस पे वो बच्ची ने अपने आप को आग लगा ली कि अभी दोबारा मेरे साथ यही करेगा। 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड। ठीक है, तो ये निज़ाम जो है, ये अवाम दुश्मन निज़ाम है, ये अवाम दुश्मन निज़ाम है और ये सीरियसली अवाम दुश्मन निज़ाम है। फिर पेशावर पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। सुहेल अफरीदी साहब का बड़ा नपातुला, बड़ा मेच्योर रिस्पांस था। केपी बोला है और खुल के बोला है, वो खड़े हैं तरीके इंसाफ के साथ। अवाम की तादाद आप देख के ज़रूर परेशान होंगे। मेरा ख्याल है बुरा वेन्यू था, बेहतर वेन्यू होना चाहिए था, बड़ा वेन्यू होना चाहिए था। इनको जुनैद अकबर साहब ने बोला भी। और आखिर में सरफराज बुख्ती साहब कहते हैं कि बयानिया तो अबू जहल का भी बड़ा पॉपुलर था, उनको भी ज़रा करेक्शन कर देंगे। सबसे पहले डक्की पे आते हैं। मैं शायद वो पहले लोगों में से था जिसको खबर मिली थी डक्की के साथ क्या हुआ है। वो एफआईआर मैंने ही ब्रेक की थी, आपको याद होगा। मेरा ही यूट्यूब पे वीडियो पे मैंने सबसे पहले मैंने की थी वो एफआईआर के किस तरीके से पैसे लिए। लेकिन आज डक्की भाई ने, सादुर रहमान ने, उस पूरी स्टोरी को ह्यूमनाइज कर दिया है। उसने खुद बैठ के बताया कि मेरे साथ क्या हुआ। आपको मैं रिकमेंड करूंगा, एक दफ़ा वो 52 मिनट की वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा उसकी वीडियो। किस तरीके से ये डिप्टी डायरेक्टर सरफराज और आईओ शुएब जो है उसको लूटते रहे, उसकी बीवी को ब्लैकमेल करते रहे, उसकी माँ को ब्लैकमेल करते रहे, उसके भाई को ब्लैकमेल करते रहे। किस तरीके से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल में इस रजीम ने जो ये इज्तमाई सज़ा का निज़ाम एक कायम किया है कि बेटे ने जुर्म किया तो भाई को उठा लेंगे, हम इसको उठा लेंगे, उसको उठा लो, ये जो निज़ाम कायम किया गया है, किस तरीके से इसकी फैमिली को बर्बाद किया गया, ज़रूर देखिए। ये देखिएगा किस तरीके से डक्की को थप्पड़ मारते थे वो। उसने, मैंने एक 2.5 मिनट का क्लिप शेयर किया, मैं सुनवाना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक बेगैरत अफसर उसको थप्पड़ मारता है। ठीक है, फिर उसको कहता है तू मेरे वतन अजीज़ के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। फिर अपने बच्चे को, अपनी गंदी औलाद को फ़ोन करता है और कहता है डक्की को गालियाँ निकालो। फिर वो गालियाँ माँ बहन की निकालता है और ये वीडियो कॉल पे दिखा रहा है कि डक्की के मैंने कान पकड़ाए हुए। आप वो वीडियो ज़रूर सुनिए कि आपको पता चले कैसे इसकी बीवी के ऊपर मुकदमा दर्ज करने का कह के इसको धमकियाँ लगाते। और मैं उसकी बेबसी महसूस कर रहा था, मैं गुजरा हूँ इस चीज़ से। हम लोग तो, डक्की तो चलो सिर्फ एक यूट्यूबर है ना, मैं तो जर्नलिस्ट था, मैं गुजरा हूँ कैसे अरशद साहब के साथ किस तरीके से मुकदमात बनाए गए। हम देखते रहे किस तरीके का ये दरिंदा निज़ाम है, ये खून आशाम निज़ाम है। अगर आप एक आम पाकिस्तानी हैं, आप कोई जज, कोई जर्नैल, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं है, आपकी टके की इज्जत नहीं है इस मुल्क में। ये इसलिए ये अवाम दुश्मन सिस्टम है, ये एंटी अवाम रियासत है पाकिस्तान की। मैं इसलिए कहता हूँ यहाँ पर अवाम की कोई इज्जत नहीं। आप देखिए ज़रा किस तरीके से उसको मजबूर किया गया कि तुम्हारे बाप का, दादा का, भाई का, बीवी का, माँ का, सबके अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिए, जाओ 60 लाख रुपया लेके आओ वरना तुम्हारी बीवी को जेल में डाल देंगे। फिर उसके बाद कहते हैं जाओ 30 लाख और लेके आओ, हम इसको जुडिशियल कर देंगे। अब किस तरीके से उसके मुंह पे थप्पड़ बरसाते थे। वो कहता है यार मैं 23 मिनट के अंदर मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के पासवर्ड, मैंने अपने गूगल के पासवर्ड, मैंने हर चीज़ के पासवर्ड इनके हवाले कर दिए। 9 करोड़ रुपया, मैंने आपको उस दिन भी बताया था 3,26,000 UDT, 9 करोड़ से ज़ायद रकम बनती है। ये उस बेगैरत अफसर ने इससे अकाउंट में ट्रांसफ़र कराई।
मैं मियां अली अशफाक साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि मियां साहब ऐसे लोगों के वकील मत बने, आप सबकी वकालत की ज़रूरत है कि आपकी बड़ी इज्जत बनी हुई है, आप वो इज़्ज़त मत गंवाएं, ऐसे लोगों की वकालत ना करें, पीछे हट जाएं। कभी कभी हर बंदे को वकील की ज़रूरत है, लेकिन कुछ लोगों को सज़ा भी दिलनी होती है, आप सज़ा दिलवाने वाले वकील बने, आप डक्की के वकील बने। आप डक्की को कहिए जी मैं आपका वकील हूँ इस केस में। ये निज़ाम नज़र आता है हमारा ना। डक्की कौन है? वो एक आम सा बच्चा, आप उसकी पुरानी वीडियोस जाके देखिए, आम सा बच्चा है। पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने उसकी कोई मदद नहीं की। उसने पैसा कमाया है, उसने इज्जत कमाई है, उसने व्यूज़ कमाए हैं, अपने बलबूते पर कमाए हैं। आप लोगों ने उसकी कोई मदद नहीं की। गिराने के लिए सारे आके खून अशाम भेड़िए बन के आ गए हैं। वो बड़े बड़े आपको दावे करता नजर आ रहा है डायरेक्टर सरफराज। यूट्यूबर उठ के कह रहे हैं डक्की ऐसा ही था, ओ ये बड़ा यक था, ओ ये बड़े ऐसे हैं, ओ ये बीवियां नचाते हैं, ओ ये बेगैर तो तुम क्या करते हो? तो ये निज़ाम का नोहा है जो मैं सुना रहा हूं आपको। किस तरीके से, आपको याद होगा कल भी मैंने यही बात की थी कि यार किस तरीके से लोगों के साथ किया गया था। जज का बेटा 4 दिन में बरी होके आता है, 5 दिन में 2 नंबर FIR दर्ज की जाती है। वो जज हाई कोर्ट का जज है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऐसे लोग इस निज़ाम के अंदर घुसे बैठे हैं, निज़ाम खोखला करके रखा हुआ है। डक्की की कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? डक्की साहब एंड में बता रहे हैं कि जी MI का एक अफसर मुझे मिल गया। उन्होंने शुक्रिया अदा किया ना DG मिलिट्री इंटेलिजेंस का, वहां से मैं अखज़ करूं कि MI का एक अफसर मिल गया, उसने मदद की। अगर वो ना मिलता डक्की को, वो ना अपने किसी काम से वहां पर आया होता, इसको तो लूट के खा जाता ये सरफराज। ये किसके पास जाते? ये रिश्वतें देते रहते, बाद में अपनी बीवियों की इज्जतें पेश करते, इनको माओ के दुपट्टे पेश करते, ये तो खा जाते सारे। आप जरा इस हद पे सोचिए, आप यकीन करें, आप वो वीडियो देखेंगे आपकी आंखों में आंसू आएंगे बार बार, आप उसकी बेबसी महसूस करेंगे। गलत आदमी होगा डक्की, घटिया आदमी होगा, आप जैसा मर्जी सोचे, बट जरा देखिए तो सही है किस तरह का खून आशाम अजदहा है कि डायरेक्टर बैठ के कह रहा है कि 4 पर्चे रखे मैंने तेरे उत्ते पुत्र, तेन मैं कभी बाहर नहीं निकलन दवांगा। मेरी तफ्तीश, मेरी GIT में गया हुआ हूं मैं, मुझे पता ही क्या करते हैं। ठीक है, मेरे ऊपर 4 गद्दारी के मुकदमे बनाए थे इन्होंने, और बेवकूफ़ों की तरह बनाए थे। इस्लामाबाद पुलिस वाला कहता मुझे समझ नहीं आ रही जी आपका नाम किस लिए डाला हुआ। मैंने कहा पूछना जिससे डाला, बता मुझे किसने डाला नाम तेरा। हंसता था आगे से। अच्छे अफसरान भी हैं, बुरे अफसरान भी हैं, बिल्कुल है जी। इदारे बुरे नहीं होते, लेकिन अफसरान बुरे यकीनन होते हैं, और ज़्यादातर बुरे होते हैं। ये बात हमें माननी पड़ेगी। आप वो वीडियो देखिए, मैं पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं, थप्पड़ मारे जा रहे हैं। आप मेरी जगह किसी बंदे को बैठाएं जनाब, सामने थप्पड़ मारे आपको आके, मुंह पे आपके आ रहे, बकवास करता है, कुत्ते दे पुत्ते थप्पड़ मार रहे हैं, माँ दी तेरी ऐसी, तेरी पैन दी, माँ बहन की नंगी गालियां निकाल रहे हैं। ये अफसरान है हमने भर्ती किए हुए। ये इस रजीम ने एक नया इदारा ब्लैक मेलरों का खड़ा करके हमारे सामने रख दिया कि आवाम को रगड़ो, इनको जलील करो, ये कुत्ते के बच्चे हैं, ये आपकी इज्जत है। दूसरा, वो बच्ची ने खुदकुशी की है। जरा आप देखिए, ये पुलिस है हमारी, इसने हमें बचाना है। पाकिस्तान में जिस केस में पुलिस आती है, अवाम का सांस खुश्क हो जाता है। ये NCCI वाले भी तो पुलिस से गए हुए ना, ये कौन से लोग हैं? ये पुलिस से ही गए हुए, ये कहां से आए हुए? पुलिस का है फर्ज मदद आपकी, नहीं, पुलिस का फर्ज ये है कि आपको जलील करे, आपको रुसवा करे, आपकी इंसल्ट करे, बार बार करे, एक बार नहीं 200 बार करे, 500 बार करे। पाकिस्तान में पुलिस आपकी मदद नहीं करती। सॉरी टू से, कोई नाराज होता है, ये बड़े बड़े दावे करते हैं, दड़ंगे मारते हैं बड़े बड़े कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये सारे के सारे घटिया। आप एक बंदा जो एक 13 साल की बच्ची की अस्मत दरी कर रहा है, आप उसको बचा रहे हो। किस किस्म के लोग हो तुम? तुम्हारे घर में बेटियां नहीं है, कल को यही तुम्हारी बेटी के साथ करेगा, उस टाइम तुम्हें लग समझ जाएगी कि मैंने इस बेगैरत ASI की, हवलदार की जान बचाई थी उस टाइम पे। आप लोगों की इज्जतें लुटवाते हो बैठ के। ये वो निज़ाम है, ये वो गंदा निज़ाम है जो मुसल्लत है, जिसको शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने बचाना है, क्योंकि निज़ाम बड़ा अच्छा है जी। इस निज़ाम के खिलाफ बात नहीं करो, वरना आपकी जुबान हम हलक से खींच देंगे। ये वो निज़ाम है जिसको खुद इन लोगों को गिराना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की बेटी को बेकरी वाले ने केक नहीं दिया तो उन्होंने चपेड़े मारी थी बेकरी वाले को पकड़ के। ये निज़ाम है असल में हमारा। अभी इसका नोहा पढ़े, इस पे पीटे, इस पे मातम करें, बट दिस इज इट, दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। तो चोई साहब ऐ ज्यादा देर चलना नहीं है। अज मैनू दुख हो रहा है, कल तानू दुख होएगा, सारे तुसी गुजरोगे। शहबाज शरीफ जड़ा है, इनू भी पकड़नगे, इनू इसी तरह चपेड़ा पहन गया। फिर
ये मेरी बात आप याद रखें। 99 के कू के बाद इनको चपेड़े पड़ी थी। इसहाक डार साहब एक थप्पड़ खाने के बाद बयान दे के गए थे। ख्वाजा आसिफ जो इस टाइम पे टार्जन बना संभाला नहीं जाता, वो उधर जाके बैठा हुआ था। ये इतने जुल्म करते हैं लोगों पे। ये मरियम बीबी ने जिस चट्टे को छोड़ा हुआ है लोगों के बच्चे मारने के लिए, ये बाद में आपके गले में ये फंदा बन के लटकेगा। आप याद रखिएगा आप किस तरीके से लोगों को मरवा रहे हैं बगैर किसी ट्रायल के। ये आपके अंडर ही पंजाब में हुआ, आपको कानों कान खबर नहीं हुई। वो ख्वाजा आसिफ का जो एडीसी है वो यहाँ पर लोगों को लूटता रहा है। हर दफा किसी एमआई के अफसर को आना पड़ेगा, कोई आईएसआई का अफसर आके बचाएगा जी, फिर वो बड़े अच्छे हो जाएंगे जी, फिर ये बड़ा बुरा हो जाएगा। निज़ाम ठीक करें। डक्की बेचारे को मिल गया यहाँ पर पाकिस्तान में सर्वाइव करने के लिए। हमें फैमिली में आप औलाद पैदा करें, आप इस स्टाइल से औलाद पैदा कर लीजिए। बच्चा पैदा हुआ फौज में जाएगा, जज बनेगा, पुलिस वाला बनेगा जी, सरकारी ब्यूरोक्रेट वगैरह डीएमजी बनेगा। 4 बच्चे मैं मुंडे इस वास्ते पैदा कर रहे हैं ताकि ये मेरी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी सुकून में रहे। ये है इस निज़ाम का एंड। दूसरी तरफ जनाबे वाला सुहेल अफरीदी साहब, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा गुस्सा ज़रा ज़्यादा आ गया था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ये फील करता हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है कोई बंदा सड़क पे पुलिस वाला रोक के मुझे बेइज्जत करने की बात करे, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आज से कोई 1.5 साल पहले डीएचए के पिंडी के बाहर मेन जीटी रोड पे डीएचए क्रॉस करके ज़रा सा आगे जाए, यूं पार्क के सामने एग्जैक्ट जगह, तो एक पुलिस वाला साहब रोके आए। मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी पीछे गाड़ी खोल के कह रहे तलाशी लेनी। मैंने उसको बाहर निकाला गाड़ी से। मैंने कहा भाई आप मेरे से बात करो ना पहले, आप तलाशियाँ कैसे ले रहे हो? और मैंने की पता तू दहशतगर्द है। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने कहा यार तेरे को दहशतगर्द, तेरी शक्ल है, तू दहशतगर्द फट सके। ये तो मैं कह रहा मैं खलोता है, तू क्यों मेरी गड्डी में हाथ ला रहा है? और तेरी पैंट थी। फिर मैंने उसको गालियां भी निकाली आगे से। वो 8-10 पुलिस वाले इकट्ठे हो गए, सीधे मारा गया। मैं कहा तू मार के देख, मैं तो बताता हूँ फिर मैं कौन हूँ। ऐसे थोड़ी होता है यार, आप हर वक्त ये इंसल्ट नहीं करनी चाहिए एक बंदे की। मैं सादे अल्फाज इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, मैं बड़ा कंट्रोल कर रहा हूँ। खैर जनाब सुहेल अफरीदी साहब ने खूबसूरत तरीन तकरीर की है, बहुत खूबसूरत तकरीर की है। उन्होंने बता दिया है कि भाईजान मैं यहाँ पर ही खड़ा हूँ, मैं इतने खड़ा हूँ, तुसी जो करना करो। शाहिद खटक साहब मेरे फेवरेट आदमी तरीके इंसाफ में इस टाइम बनते चले जा रहे हैं। शाहिद खटक साहब ने बेहद खूबसूरत तकरीर की है, एक गलत लफ्ज़ नहीं निकाला उन्होंने। जिस तरह की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका बेहतरीन जवाब सुहेल अफरीदी ने दिया है, नपा-तुला जवाब दिया है, कैलकुलेटेड जवाब दिया है। यूँ लग रहा है कि वो भांप चुकी है तहरीक इंसाफ के, हमें इस्टेब्लिशमेंट, ये निज़ाम, हमें शहबाज शरीफ साहब प्रोवोक करना चाहते हैं। नहीं हो रहे प्रोवोक वो। उन्होंने बहुत ही नपा-तुला जवाब दिया और उन्होंने बताया है कि ये मेरे सामने मेरे लोग खड़े हैं, मैं 4.5 करोड़ लोगों का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, आओ और गिराओ मेरी हुकूमत। फिर आगे मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे। और मेरा ख्याल है शायद खटक साहब ने तो हिंट भी देंगे, फिर हम सब गवर्नर हाउस जाएंगे, फिर ना गवर्नर रहेगा और ना राज रहेगा। और मेरा ख्याल है चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। दूसरी तरफ छोटे टाउट धमकियाँ दे रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आई डोंट नो जी हो जाएगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं तो सुन सुन के धमकियाँ तंग आ चुका हूँ पिछले 3 साल में। अभी मैं उस मुकाम पर आ गया हूँ जिस टाइम मुझे कोई फ़ोन करता है कि यार अदील देख वीलॉग ना किया अगर तुझे उठा लेंगे, तो मैं कहता हूँ भाई चुक लो, मैं की कर सकता, मैं की कीता है, मैं तेरे खिलाफ तो कोई गल नहीं करा। मैं तो जो खबरें हो रही हैं आपको खबरें पढ़ के सुना रहा हूँ, मैं तो खबर भी नहीं दे रहा आजकल आपको। तो इतनी धमकियाँ हो गई। और मैं जिस बंदे से मिलता हूँ हर बंदा यही रो पीट रहा होता है कि यार ये लोग क्यों, कौन लोग हैं यार, ये किसके ब्याह पे, किस लिए लोगों को धमकियाँ लगाते रहते हैं हर टाइम पे। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। आपने एक्शन करना है करें, किसी ने गैर कानूनी काम किया पकड़े। हर टाइम धमकियाँ लगाने की क्या, तुम इधर जो आता है धमकियाँ लगाता रहता है। वो पुलिस वाला आता है वो भी धमकी लगाता है। वो ये सरफराज की एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल बना के छोड़ूंगा डक्की को, हमने इससे ये बरामद कर लिया, हम इसको छोड़ेंगे, ये कौम के बच्चों को गुमराह करते हैं, मैं किसी को इजाजत नहीं दूँ। तू मामा लगना है चोर, मोटे चोरा, खा गया लुट के लोगों को। तो भाईजान जवाब बड़ा ज़बरदस्त आया है पेशावर से, और मेरा ख्याल है बड़ा मेच्योर, बड़ा नपा-तुला जवाब आया है। और क्या उसका नाम है, अल्लाह आपका भला करे। इस जवाब को मेरा ख्याल है कि इदारे को भी संजीदगी से लेना चाहिए कि ये लड़ाई तहरीक इंसाफ बढ़ाना नहीं चाह रही, वो हालात में बेहतरी चाह रही है। आप लोगों को पुश किया जा रहा है, नून लीग की जो ख्वाहिश है नून लीग वो कर रही है, वो अवाम को, एक सूबे को और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने कामयाबी के साथ खड़ा कर रही है, अपने से तवज्जो उठा रही है, अपनी नाकामियों से तवज्जो उठा रही है। आप नून लीग की नाकामियों को पर्दा मत डाल दें अपनी इस लड़ाई की वजह से। दोनों समझें, दोनों पीछे हटें, मुल्क का नुकसान है। दिस फाइट नाउ विल हर्ट पाकिस्तान। मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। आखिर में जाते जाते सरफराज बुख्ती साहब, वो भी अपने अहद के बहुत बड़े दानिश्वर हैं, उन्होंने कहा जी अबू जहल का बयानिया भी बड़ा पॉपुलर था
लेकिन अबू जहल तो अबू जहल था। तो बेसिकली आप भी मुझे अबू जाहिल ही लगे हैं सरफराज मुफ्ती साहब। अबू जहल का बयानिया पॉपुलर नहीं था सर, उसके पास जबर था, उसके पास तशद्दुद था, जो ये हुकूमत करती है आजकल, मारती है। बयानिया पॉपुलर नहीं था, बयानिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही था। अबू जहल के पास जबर था। क्यों हिजरत करनी पड़ी? इस वजह से नहीं करनी पड़ी कि अबू जहल का बयानिया पॉपुलर है और इस दीन इस्लाम हमारा पॉपुलर नहीं हो रहा। हिजरत करनी पड़ी साजिशों की वजह से, हिजरत करनी पड़ी जबर की वजह से, हिजरत जान बचाने के लिए करनी पड़ी। उस टाइम पे साजिश जान का खतरा था, हिजरत करनी पड़ी। मदीना मुनव्वरा में जब अबू जहल की साजिशें नहीं थी तो बयानिया कैसे फैला, और कैसे मदीना मुनव्वरा से फैल कर पूरी दुनिया में वो बयानिया फैल कर, आज अरबों की तादाद में मुसलमान है, वो बयानिया ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसी जाहिलाना बातें मत किया करें, मेहरबानी सर। जिसने आपको सीएम बनाया है उसकी अकल को भी मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। आपकी मेहरबानी होगी सर, ऐसे काम मत करें। आपका बहुत शुक्रिया। मुझे फ़िलहाल इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।